नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है हर्षमीत सिंह। आज है बुधवार, रात के 8 बज चुके हैं, मतलब समय हो चुका है एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए हमारे साप्ताहिक सीरीज को वापस लेकर के आने का। जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज में हर बुधवार रात 8 बजे हम लेकर के आते हैं आपके लिए पूरे सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण खबरें GS2 पेपर के अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय से जुड़ी हुई। मैं उम्मीद करता हूं आप इससे पहले की वीडियोस भी देख चुके हैं। अगर नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और देख सकते हैं कि इससे पहले कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरों पर हमने चर्चा की है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी खबरें हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आज के सत्र में हमारे पास है ये 5 बहुत महत्वपूर्ण खबरें। हम बात करेंगे गिलगिट बल्तिस्तान इलाके की। हम बात करेंगे ये क्यों खबर में है, इसका इतिहास क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों देश इस क्षेत्र को किस तरीके से देखते हैं। फिर हम बात करेंगे म्यांमार में बढ़ती हिंसा के बारे में, आसियान देशों ने इसके बारे में चिंता क्यों जताई है, उनका क्या कहना है। भारत और चीन के व्यापार से जुड़ी हुई खबर भी इस सप्ताह खबर में थी। इस सप्ताह हमने पढ़ा कि भारत और चीन का व्यापार बढ़ रहा है, वजह इसके कि व्यापार कम हो, क्योंकि भारत में ऐसे कई सारे लोगों का मानना है कि हमें चीन से सामान नहीं खरीदना चाहिए। भारत की सरकार ने भी कुछ प्रतिबंध लगाए थे कुछ समय के लिए, लेकिन फिर से एक बार भारत और चीन के बीच का व्यापार बढ़ रहा है। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे कि रूस ने कैसे खाद्यान्न शिपमेंट को एक बार फिर से रोक लिया है यूक्रेन से आते हुए, उसका दुनिया भर पर क्या असर पड़ने वाला है। और इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण C295 विमान जिसकी फैक्ट्री, इसका प्लांट भारत में अब लगने जा रहा है, एयरबस और टाटा उसको मिलकर के बनाएंगे। इसका क्या महत्व है भारत के लिए आगे आने वाले सालों में, इन सब चीजों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। तो पहली खबर हम पढ़ने वाले हैं वो है गिलगिट बल्तिस्तान जो हमारा क्षेत्र है उसके बारे में। यह खबर चर्चा में इसीलिए है क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने यह घोषणा की कि भारत आगे आने वाले सालों में कोशिश करेगा जितनी जल्दी हो सके हम ये जो हमारा क्षेत्र है गिलगिट बल्तिस्तान, जिसपे अभी पाकिस्तान का कब्जा है पिछले कुछ दशकों से, उसे हम वापस भारत का हिस्सा बनाएं। ये जो गिलगिट बल्तिस्तान का क्षेत्र है ये भारत के उन विवादित क्षेत्रों में से एक है जिसकी कि हमने चर्चा की, जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। ये क्षेत्र हमेशा से ही भारत की नजर में रहा है और भारत ने हमेशा ये बात दोहराई है कि ये भारत के ना तो केवल नक्शे का बट भारत के पूरे देश का एक अभिन्न अंग है और किसी भी परिस्थिति में सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि ये अंग भारत का हिस्सा नहीं है। अगर आप पूरे क्षेत्र के नक्शे को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्षेत्र भारत के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की सीमा से जोड़ता है। तो ये इलाका भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इतिहास में जाएं तो 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, जैसा कि आपको पता है, कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफी ज्यादा अपनी तरफ से एक मुहिम चलाई थी, जिसमें कि जम्मू कश्मीर के जो आखिरी शासक थे महाराजा हरि सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करके भारत का हिस्सा बनने के लिए कश्मीर को एक तरीके से अपनी अनुमति दी थी और तब से कश्मीर भारत का आधिकारिक रूप से हिस्सा बन चुका है। लेकिन पाकिस्तान ने कभी मंजूर नहीं किया और नवंबर 1947 से ही, जैसा कि हमने चर्चा की, कश्मीर पर कबायली लड़के और पाकिस्तानी सेना का आक्रमण होता है। जब ये युद्ध चल रहा था उस समय भारत की सरकार ने भारत की सेना को कश्मीर में भेजा और हम कामयाब हुए काफी हद तक कश्मीर में जाकर के पाकिस्तान की सेना और वहां के जो कबायली हैं उनको वापस खदेड़ने में। इसी बीच भारत ने सोचा कि इससे पहले कि ये बहुत बड़ी बात हो जाए, हम लोग संयुक्त राष्ट्र जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र में जो देश हैं उनसे बोलेंगे कि आप यहां पर आइए और ये जो पूरा मसला है इसको सुलझाइए और पाकिस्तान को बोलिए कि वो अपनी सीमा में वापस आए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की कि अभी के लिए, फिलहाल के लिए आप दोनों लोग जहां पर हैं वहीं पर रहिए। आगे जाकर के हम लोग देखेंगे किस तरह से यहां पर हम लोगों से पूछेंगे कि आपको किस देश का हिस्सा बनना है। लोगों से वहां पर हम प्लेबिसाइड कराएंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि इस इलाके को किस देश में होना चाहिए।
हालांकि परिस्थिति यह है कि कभी भी लोगों से वोटिंग करने की परिस्थिति तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि पहली शर्त उसकी ये थी कि पाकिस्तान अपनी सेना को अपनी सीमा में वापस बुलाएगा, जो कि कभी हुआ ही नहीं। इस क्षेत्र की अगर आप वर्तमान स्थिति देखें, 1947 से अभी तक ये पाकिस्तान के ही कब्जे में रहा है। ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे कहा जाता है, इस नाम से भारत में इस इलाके को संबोधित किया जाता है। 2009 तक इस क्षेत्र को केवल उत्तरी क्षेत्र कहा जाता था और अब उसके बाद इसका नाम गिलगिट बल्तिस्तान क्षेत्र कर दिया गया। पाकिस्तान में भी कई बार ये मांग उठी कि ये जो क्षेत्र है इसको पाकिस्तान का एक अंग बना लिया जाए, पाकिस्तान का एक प्रांत बना लिया जाए, जैसे कि पाकिस्तान के और प्रांत हैं। यहां पे रहने वाले लोगों को कहना है कि उन्हें ना तो भारत से और ना ही पाकिस्तान से कोई भी सहूलियत मिली है। उन्हें चाहिए कि वो अपनी खुद की एक सरकार बनाएं और अपने खुद के फैसले लें। इसीलिए पाकिस्तान की सरकार ने यहां पे उत्तरी क्षेत्र विधान परिषद बनाने का फैसला किया। पाकिस्तान की सरकार ने सोचा कि हम वहां पे एक तरीके की गवर्नमेंट बना देते हैं, ताकि वहां के लोगों को कम से कम ये तसल्ली हो जाए कि पाकिस्तान की सरकार उन्हें अपना खुद का चुनाव करने में, उन्हें अपनी खुद की सरकार बनाने की आजादी दे रहे हैं। लेकिन असल में यह हुआ कि ये बनने के बाद भी, विधान परिषद बनने के बाद भी गिलगिट बल्तिस्तान के क्षेत्र में लोगों को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई जिससे कि वो अपनी खुद की सरकार चला सकें। 2018 में PMLN की सरकार, मतलब नवाज शरीफ की जो सरकार थी, उन्होंने ये जो चीन से CPEC का निर्माण हो रहा है उसको नजर रखते हुए वहां की विधानसभा की सारी शक्तियां ले ली अपने पास, ताकि केंद्र की सरकार पाकिस्तान में जो भी फैसला उन्हें लेना हो वो इस क्षेत्र में ले सकें। और तब से अब तक उस क्षेत्र में ऐसा ही बना हुआ है। वहां पे अपनी खुद की स्थानीय सरकार होने के बावजूद भी उनके पास ना के बराबर शक्ति है। अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि उस क्षेत्र को अस्थायी प्रांतीय दर्जा दिया जाएगा, लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता है आगे जाकर ये पाकिस्तान का एक प्रांत बन जाता है तो ये पाकिस्तान का 5वां प्रांत होगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ये खबर तब की है जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में कुछ बदलाव लेकर के आए थे। जैसा कि आपको पता है, जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर को एक प्रदेश से केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया था। एक राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर से लिया गया था, जो पाकिस्तान को पसंद नहीं आया था। तब से पाकिस्तान इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि वो भी इस क्षेत्र को पाकिस्तान का एक प्रांत घोषित करने वाले हैं। अब भारत की स्थिति इस मामले में एकदम स्पष्ट रही है। जैसे कि मैंने पहले कहा, भारत हमेशा से दोहराता रहा है कि पूरा का पूरा संपूर्ण जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। भारत ने गिलगिट बल्तिस्तान को पाकिस्तान का प्रांत बनाने पर आपत्ति जताई, क्योंकि भारत का हमेशा से मानना है कि यह भारत का अंग है। यही नहीं, अगर आप जम्मू कश्मीर की विधानसभा को देखें तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कुछ सीटें खाली रखी जाती हैं उस क्षेत्र के ही लोगों के लिए, यह दिखाने के लिए कि हमें अभी भी उस क्षेत्र को भारत का ही हिस्सा हम उसे मानते हैं। मार्च 2020 में सरकार ने संसद को बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी ऐसे विवादित क्षेत्र हैं जिन पे अभी अनेकाधिक रूप से पाकिस्तान या चीन का कब्जा है, उन क्षेत्रों को हम लोग वापस भारत में लेकर आए जितनी जल्दी हो सके। दूसरी खबर जिसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं वो है म्यांमार में बढ़ती हिंसा। म्यांमार, जैसा कि आपको पता है, भारत का एक पड़ोसी देश है जहां पे पिछले कुछ सालों से हिंसा के किस्से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। म्यांमार में इस समय म्यांमार की जो सेना है उनका राज चल रहा है। म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट कर दिया था और उसके बाद से सेना ही है जो म्यांमार पर इस समय पूरी तरीके से नियंत्रण करी हुई है। अब नियंत्रण सेना का होने से म्यांमार में किस देश को क्या परेशानी हो सकती है? पहले बात करते हैं आसियान देशों की। जैसा कि आपको पता है, आसियान देशों का जो समूह है उसमें म्यांमार भी उसका एक सदस्य है। आसियान देशों ने हाल ही में आपत्ति जताई है कि म्यांमार में सेना के नियंत्रण होने के बावजूद म्यांमार के अंदर हिंसा की जो किस्से हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। म्यांमार के सेना के नियंत्रण में आने के बाद आसियान ने अभी तक ऐसा कोई भी
बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिया था कि हमें सेना के शक्ति में आने से कोई भी आपत्ति है। ये पहली बार है जब आसियान ने आगे बढ़ चढ़ करके म्यांमार के बारे में उनकी आलोचना की है। अब जैसा कि आपको पता है कि म्यांमार का जो इतिहास रहा है वो हमेशा ऐसा ही रहा है जहां पे सेना ने ज्यादा से ज्यादा शक्ति पाने की कोशिश की है। म्यांमार में सेना का जो एक नियंत्रण है इसका बहुत बड़ा इतिहास रहा है, इतना बड़ा कि सेना ने संविधान में बदलाव करके अपने संसद में 1/4 सीटें सेना के लिए ही वहां पर रखी हुई हैं। 1/4 सीटों का आरक्षण म्यांमार के संसद में सेना के लिए रखा हुआ है। जब पिछले आम चुनाव हुए थे म्यांमार में तो वहां पे सैन्य शासन समर्थित पार्टी जो यूएसडीपी है उसने काफी खराब प्रदर्शन किया था, और जो दूसरी पार्टी है आंग सान सू की जिनका नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, उसने काफी बेहतर प्रदर्शन किया था, उन्होंने सरकार बना ली थी। और ये बात सेना को एकदम भी पसंद नहीं आई। इसके बाद सेना और सरकार के बीच में काफी ज्यादा तनाव पैदा हो गया था और लोगों को लगता था कि आज नहीं तो कल सेना तख्ता पलट करके म्यांमार की सरकार को हटाएगी और खुद म्यांमार के देश पर नियंत्रण करेगी, जैसा कि हुआ है। म्यांमार की सेना ने, जैसे मैंने कहा, आंग सान सू की और बाकी नेताओं को हिरासत में ले लिया और एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो गए। अगर आप देखें किस साल से ये कहानी शुरू हुई है, 2010 के बाद से पूरी दुनिया की निगाहें यहां पर है कि म्यांमार में असल में हो क्या रहा है। 2020 में आगे जाकर के जब सरकार बनी एनएलडी की तो सेना को एकदम पसंद नहीं आया, इसीलिए जनवरी 2021 में आते आते सेना ने एक बार फिर से पूरे देश को अपने नियंत्रण में ले लिया। और अभी भी जो भी सेना के खिलाफ कोई भी आवाज उठा रहा है वहीं से सारे के सारे हिंसा के जितने भी किस्से हैं वो बाहर आ रहे हैं। अब जो म्यांमार की सेना है उसको हुंता कहा जाता है। हुंता एक नाम दिया गया है जो म्यांमार की सेना है उनके लिए। कहा जाता है कि म्यांमार की सेना ने हजारों लोगों की जान ली है, उन लोगों की जिन्होंने सेना के खिलाफ कुछ भी बोला है, जो सेना के खिलाफ कोई भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों की जान के पीछे इस समय म्यांमार की सेना पड़ी हुई है। यही नहीं, स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है, संयुक्त राष्ट्र के दूत ने चेतावनी दी कि अगर दुनिया भर के और देश यहां पर म्यांमार की मदद करने के लिए नहीं आए तो बहुत शीघ्र म्यांमार में गृह युद्ध भी हो सकता है। 20 महीने हो चुके हैं, अभी भी पूरे के पूरे देश पर सेना का ही नियंत्रण है और जितने बड़े बड़े नेता हैं इस समय वो सब के सब जेल में। पहले जब ऐसा होता था तो हम देखते थे कि अमेरिका और बड़े बड़े दुनिया भर के देश आते थे और म्यांमार के बारे में कई सारी बातचीत करते थे। म्यांमार की जो सेना है उनसे ये दरख्वास्त करते थे कि उन्हें सरकार को वापस लेके आना चाहिए, लोकतंत्र को दोबारा वापस लेकर के आना चाहिए। लेकिन अभी आप देखें विश्व में जो हालात हैं, आप देखें इस समय यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध, आप देखें चीन जो कि एक तरीके से खतरा बनता जा रहा है बहुत सारे देशों के लिए। ऐसे में अमेरिका या कोई भी और देश, उनका ध्यान म्यांमार पे कम जा रहा है और उनको अभी ध्यान में और बहुत सारी चीजें हैं जो कि उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस बार बहुत बड़े बड़े देशों ने बहुत ध्यान नहीं दिया है म्यांमार के ऊपर, क्योंकि उनके लिए इस समय उनका ध्यान कहीं और है। लेकिन भारत के लिए यह अभी भी समस्या बनी हुई है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है भारत और म्यांमार जो दोनों की सीमा है वो मिली हुई है। भारत की म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है, इसीलिए भारत पर सीधा असर पड़ता है उस हर चीज का जो कि म्यांमार में होता है। इसके अलावा भारत, म्यांमार, बांग्लादेश के बीच में भी एक अग्रीमेंट है कि भाई हमारे यहां से कोई सामान आपके यहां जाएगा या बांग्लादेश जाएगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि म्यांमार में शांति बनी रहे। यही नहीं, भारत में नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में ऐसे कई सारी जातियां हैं जिनके पारिवारिक संबंध, जिनके रिश्तेदार म्यांमार में रहते हैं। तो दोनों देशों के बीच में एक ये भी समझौता है कि जो हमारा बॉर्डर है उनसे 16 किलोमीटर इधर उधर जाना अलाउड है, 16 किलोमीटर जाने की अनुमति है उन जातियों को जो उसी इलाके में रहती हैं, ताकि वो अपने परिवार से मिल सकें, अपने परिवार के साथ उठ बैठ सकें, उन्हें बार बार वीजा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोनों देशों के नागरिक परमिट के साथ सीमा पार कर सकते हैं और एक बार में 2 सप्ताह तक वहां पर रह सकते हैं। भारत, जो कि आपको पता है,
लोकतंत्र के सिद्धांत पर चलता है। हमने भी चिंता जरूर व्यक्त की है, लेकिन भारत सरकार कभी भी म्यांमार की सेना के खिलाफ बहुत ज्यादा नहीं बोलती है। इसका एक कारण यह भी है कि ऐसे कई सारे संगठन हैं जो भारत सरकार के विरुद्ध काम करते हैं, और जब भारत सरकार या भारतीय सेना उन्हें ढूंढती है तो म्यांमार जाकर छुप जाते हैं। तो हमें भी कहीं ना कहीं म्यांमार की सेना से ये मदद चाहिए होती है कि भारत के कोई अपराधी हैं, भारत के कोई अलगाववादी हैं जो म्यांमार में जाके छुपे हैं, तो उन्हें आप हमारे पास वापस भेजिए। तो इसीलिए भारतीय सरकार भी इस समय म्यांमार की सेना के खिलाफ बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल रही है। अब कई सारे ऐसे शरणार्थी भी हैं म्यांमार में जो कि सेना से बच के भाग रहे हैं, भारत आ रहे हैं, और बहुत सारे और पड़ोसी देश आ रहे हैं, जैसे कि बांग्लादेश और बाकी के जो और पड़ोसी देश हैं उस क्षेत्र में। यहां पे परेशानी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पड़ोसी देश जैसे कि थाईलैंड, पड़ोसी देश जैसे कि बांग्लादेश, इन देशों को उम्मीद है कि भारत, जो कि क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है, इस पूरे मुद्दे को सुलझाएगा और आगे जाकर के म्यांमार की सेना से बात करेगा। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि म्यांमार में स्थिति और आगे कैसे बढ़ती है। अब अगर आप आसियान की बात करें तो आसियान देशों ने अब जाकर के काफी आलोचना की है, कहा है कि म्यांमार में जो शांति बनाए रखने की हमें उम्मीद थी सेना से, वो नहीं हुई है। म्यांमार इस समय आसियान का हिस्सा है। इसके अलावा आसियान के देशों ने यह भी कहा है कि देश में जो हिंसा हो रही है उसका अंत तुरंत होना चाहिए। जितने भी अलग अलग पक्ष हैं उनके बीच संवाद होना चाहिए। आप चाहे तो आसियान की तरफ से एक विशेष दूत नियुक्त किया जा सकता है, और कोई भी सहायता चाहिए तो आसियान वो करने के लिए तैयार है। जैसा कि आपको पता है आसियान में 10 देश हैं, और ये सब के सब देश मिलकर एक दूसरे के जो संबंध हैं उसको बेहतर करने के लिए मदद करते हैं। ये किसी के भी आंतरिक संबंध में या कोई भी आंतरिक किसी का मामला है तो उसमें दखलंदाजी नहीं देते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा मामला है जिसका फर्क किसी और देश में पड़ रहा है, क्योंकि आपकी जो सीमा है वो आप साझा करते हैं, तब जाकर के आसियान देशों ने अब कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि जो 2023 में जो चुनाव होना है म्यांमार में वो अच्छे से हो और सेना उसमें कोई भी हस्तक्षेप ना करे। तीसरी खबर जिसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं वो है भारत और चीन का व्यापार। जैसा कि हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की, हम कई सारी ऐसी बातें करते हैं भारत में कि हम चीन का सामान नहीं खरीदेंगे। कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि भारतीय सरकार ने प्रतिबंध लगाया है चीन के कुछ सामान पर, लेकिन जब आप ऐसी खबरें देखते हैं तो आप देखते हैं कि भारत और चीन का व्यापार इन सब के बावजूद फिर से बढ़ रहा है। भारत और चीन का व्यापार जनवरी से सितंबर के दौरान 103 अरब डॉलर से ऊपर हो चुका है। अगर आप 2021 से इसकी तुलना करेंगे तो यह लगभग 14% ज्यादा है। यही नहीं, एक और चिंता की खबर यह है कि जो भारत और चीन के बीच में जो व्यापार बढ़ रहा है वो इस तरीके से बढ़ रहा है कि भारत चीन से ज्यादा सामान मंगवा रहा है, और जो भारत का सामान चीन हम भेजते हैं उसमें अभी भी काफी कटौती हो रही है। मतलब कि जो दोनों के जो व्यापार है उसका जो अंतर है वो 75 अरब डॉलर पहुंच चुका है। भारत और चीन के बीच का जो द्विपक्षीय हम लोगों का व्यापार है, जैसा मैंने कहा, उसमें फिर से उछाल देखा गया है जो 100 बिलियन डॉलर के ऊपर जा चुका है, और भारत का जो व्यापार घाटा है वो 75 बिलियन डॉलर से भी अधिक हो चुका है। और ये ऐसे समय पर जब भारत और चीन के रिश्ते अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। ये एक और न्यूज है कि भारत को चीन का जो निर्यात है उसमें भी थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है, लेकिन भारत के लिए अभी भी व्यापार घाटा बहुत ही ज्यादा बना हुआ है। अब जब व्यापार घाटा इतना ज्यादा होता है तो उसमें नुकसान ये है कि जब भारत इतना ज्यादा सामान चीन से मंगवाता है तो मतलब हम अपने डॉलर, अपने पाउंड्स, यूरो, ये जितनी भी हम लोगों के पास अलग अलग करेंसी है ये हम चीन को देते हैं, जिससे हमें नुकसान होता है। पिछले साल दोनों देशों के बीच का जो व्यापार था वो एक साल में 125 बिलियन डॉलर पहुंच चुका था। आपको फिर से बताऊं, जो 103 बिलियन डॉलर का आंकड़ा ये जनवरी से सितंबर का ही है, तो मतलब अगर आप पूरे साल भर का आंकड़ा देखेंगे तो हो सकता है वो 125 बिलियन डॉलर के ऊपर भी निकल सकता है। भारत को चीन का निर्यात 46.2% बढ़ा है। चीन को भारत का निर्यात 34.2% भी बढ़ा है।
तो ये आप कह सकते हैं कि भारत भी थोड़ा बहुत और सामान चीन में भेज रहा है, लेकिन फिर भी जो अभी व्यापार घाटा है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। पिछले साल ये व्यापार घाटा $70 बिलियन से कम था, अभी ये $75 बिलियन से भी पार जा चुका है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो चीन भारत में बेचता है। अगर आप सबसे ऊपर देखें तो वह है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जैसे कि आपके मोबाइल फोन हो गए, आपके लैपटॉप हो गए, इस तरह की जो मशीनरी है वो चीन से भारी मात्रा में भारत भेजी जाती है। इसके अलावा बड़ी बड़ी मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल, प्लास्टिक, ये सारी चीजें चीन से भारत में भारी मात्रा में आती है। वहीं अगर आप देखेंगे कि भारत चीन में क्या भेजता है तो आप पाएंगे खनिज पदार्थ सबसे ऊपर आते हैं। इसके अलावा बाकी ऑर्गेनिक केमिकल आते हैं। जो हम लोग कच्चा तेल है उसको जब हम रिफाइन करते हैं तो वो कच्चे तेल को रिफाइन करके बेचते हैं हम लोग चीन में। इसके अलावा कपास, आप देखेंगे कि आयरन, स्टील, ये सब चीजें हम लोग चीन में बेचते हैं। लेकिन अगर आप यहां पे देखें मूल्य क्या है, देखिए सबसे ऊपर भी $3.5 बिलियन से कम है, और अगर चीन में सबसे ऊपर देखेंगे तो यहां पे आप पाएंगे $26 बिलियन से ज्यादा। इसीलिए आप देखेंगे कि व्यापार घाटा भारत का चीन की तरफ से बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगली खबर जो इस सप्ताह बहुत चर्चा में थी वो ये है कि रूस ने खाद्यान्न शिपमेंट को रोका है। अब इसकी कहानी क्या है? देखिए, रूस और यूक्रेन दोनों देश दुनिया भर में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में अनाज बेचते हैं और देशों में, जैसे अफ्रीकी देशों में, जहां पर लोगों को अनाज की सख्त आवश्यकता है। अब जब से यूक्रेन रशिया का युद्ध शुरू हुआ है, आप ये समझ सकते हैं कि यूक्रेन जहां से जब अनाज जाता है तो रूस उस पर आक्रमण कर देता है, और रूस वो सारा अनाज के जितने भी बड़े बड़े जहाज हैं उनको या तो तबाह कर देता है या उन्हें रोक लेता है। तो इसीलिए जब ये युद्ध की शुरुआत हुई तो पहले कुछ सप्ताह तक देखा गया कि रूस और यूक्रेन से अनाज कहीं नहीं जा रहा था, खास करके यूक्रेन से अनाज कहीं भी नहीं जा पा रहा था। फिर बहुत सारे देशों ने मिलकर के गुहार लगाई रूस से, और रूस ने कहा अच्छा ठीक है, हम यूक्रेन से जब अनाज लेकर के वहां के जहाज जा रहे होंगे तो हम उन पर हमला नहीं करेंगे। हम कहते हैं कि ठीक है, आप शिपमेंट भेजिए ताकि और किसी देश पर फर्क ना पड़े। अब खबर यह आई है कि रूस ने एक बार फिर से जो यूक्रेन से चलने वाले जो अनाज के जो शिपमेंट है उनको फिर से रोक लिया है। और ये केवल रूस और यूक्रेन नहीं, ये दुनिया भर के लिए बहुत ही एक बड़ी खबर है, क्योंकि जब यूक्रेन से अनाज जाता है, इतनी भारी संख्या में ये जाता है अफ्रीका और बहुत सारे अलग गरीब देशों में जहां के लोगों को इस अनाज की सख्त आवश्यकता है। रूस के इस फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी ये बयान दिया है कि रूस ये जो कर रहा है ये बहुत ज्यादा गलत है। जो उन्होंने पहले कहा था कि हम समझौता करने को तैयार हैं और हम अनाज के जो जहाज हैं उनको नहीं रोकेंगे, उसी पर रूस को दोबारा से वापस आना चाहिए। जो रूस का कहना है कि अब बड़े बड़े जहाज यूक्रेन से जो भी निकलेंगे हम उन्हें रोकेंगे या हम उन पे आक्रमण करेंगे। क्यों? रूस का कहना है कि यूक्रेन इन्हीं जहाजों से कमाई करता है, यही कमाई से वो हथियार खरीदते हैं और उन्हीं हथियारों से वो रूस पर हमला कर रहा है। यही नहीं, रूस का कहना है कि पश्चिमी देश आगे बढ़ चढ़ करके यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और उसी मदद के कारण अभी भी रूस यूक्रेन को पूरी तरह से हरा नहीं पाया है, और इसीलिए ये अब हम लोग ये समझौते से वापस आ रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले संयुक्त राष्ट्र के सहायता प्रमुख ने यह बयान दिया था कि ये जो यूक्रेन से अनाज जा रहा है, जो ब्लैक सी से होते हुए, ये बहुत अच्छा समझौता है और हम इसे आगे और बढ़ाएंगे। लेकिन उनके बयान के कुछ ही दिनों बाद ये खबर आ गई कि रूस अब इस समझौते से वापस हट रहा है। यह समझौता शुरुआत में 120 दिन के लिए बना था कि 120 दिन तक हम इस पर रोक टोक नहीं करेंगे, लेकिन अब रूस कह रहा है कि हम अब इसको नहीं मानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 3 महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं यूक्रेन के, जहां से असल में ये अनाज के जो बड़े बड़े शिपमेंट्स हैं ये जाते हैं ब्लैक सी से होते हुए, और यहीं से इनको रूस इन पर आक्रमण करता है या इनको रोकता है। जैसा आपको पता है, क्रीमिया का इलाका भी रूस के ही कब्जे में है, तो यहां से बहुत आराम से रूस जब चाहे यहां पर हमला कर सकता है, जितने भी अनाज के बड़े बड़े शिपमेंट जाते हैं उन पर। तो ये केवल रूस और यूक्रेन नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि अब आगे आने वाले दिनों में क्या रूस ये अनाज के शिपमेंट्स भेजेगा या इन पर रोक लगाएगा या इन पर आक्रमण करेगा।
इसीलिए पूरे दुनिया भर में खाद्यान्न संकट के बादल फिर से मंडरा गए हैं। यूक्रेन की युद्ध की स्थिति में जब हमने देखा कि यूक्रेन से, रूस से अनाज नहीं जा रहा है, तो दुनिया भर में अनाज का जो मूल्य है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और इसीलिए दुनिया भर में एक बार फिर से ये चर्चा होने लगी कि क्या फिर से एक बार गरीब देश उस तरफ जा रहे हैं जहां पे वो अपने खुद के लोगों को खाना पीना भी नहीं दे पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जनवरी 2021 के स्तर से अगर आप एक बार अंदाजा लगाएं तो मक्का की कीमतें 42% और गेहूं की कीमतें 60% तक बढ़ गई हैं। और इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। ये केवल रूस और यूक्रेन की बात नहीं है, दुनिया भर में किसी भी देश की इतनी तैयारी नहीं थी कि वो इतने बड़े झटके के लिए तैयार रहे। खाद्य पदार्थों और ऊर्जा दोनों की कीमतें इस समय बढ़ रही हैं और किसी भी मध्यम स्तर या निचले स्तर के इंसान को इस समय जीने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। इसके अलावा अमेरिका में, जैसा आपको पता है, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। केवल अमेरिका ही नहीं, पश्चिम यूरोपीय देश में आप ब्रिटेन का हाल देखें तो वहां भी जो बुरा हाल इस समय उनकी अर्थव्यवस्था का हो रहा है, ये कहीं ना कहीं यूक्रेन और रूस में ये जो अनाज का, खाद्यान्न का संकट है, वहीं से जुड़ा हुआ है। लगभग 90% जो हमारे बाजार हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था है, वहां पे मुद्रास्फीति 5% से अधिक देखी गई है। मतलब कि मध्यम स्तर के किसी भी इंसान के लिए इस समय अनाज, चावल, ये सब खरीदना बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। अब यूक्रेन और रूस दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण देश हैं जो आप बात करते हैं दुनिया भर में अनाज और खाद्यान्न भेजने की। जैसा कि मैंने पहले कहा, रूस और यूक्रेन मिलकर दुनिया को 1/4 से अधिक गेहूं भेजते हैं। तो जब ऐसे दो देश जो कि पूरे दुनिया भर में 25% तक गेहूं भेजते हैं, जब ऐसे दो देश कुछ ना कुछ, किसी न किसी कारण से गेहूं बेचना बंद कर देंगे तो ये बहुत जायज सी बात है कि पूरी दुनिया भर में इसका फर्क पड़ेगा। FAO मतलब संयुक्त राष्ट्र का जो खाद्य और कृषि संगठन है, उनके अनुसार दुनिया की कम से कम 35% आबादी के लिए गेहूं एक मुख्य भोजन है। खास करके जब आप विकासशील देशों की बात करते हैं, ऐसे देशों में आप देखेंगे जनसंख्या ज्यादातर गेहूं, चावल, इन्हीं सब चीजों पर निर्भर रहती है और इसीलिए इस खाद्यान्न संकट को अभी पूरी दुनिया मिल करके सुलझाने में लगी हुई है। इसके अलावा अगर आप देखें, गेहूं के अलावा यूक्रेन मक्का भी दुनिया भर में हर जगह भेजता है। मक्का ही नहीं, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे उत्पादन हैं जो कि यूक्रेन से दुनिया भर में जाते हैं। यूक्रेन सूरजमुखी के बीज, जो सनफ्लावर ऑयल कहते हैं, कुसुम तेल का 46% तक उत्पादन करता है। सूरजमुखी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक यूक्रेन ही है और इसीलिए ये पूरी दुनिया के हित में है कि यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध है वो रुके। हम लोग ये जरूर पढ़ते हैं कि पश्चिमी देशों ने, अमेरिका ने, यूरोपीय देशों ने रूस पर मिलकर के बहुत सारे प्रतिबंध लगाए, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं उन प्रतिबंधों का खामियाजा केवल रूस को नहीं, दुनिया भर में लगभग हर देश को भुगतना पड़ रहा है। पांचवी खबर आज की जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं वो भारत के लिए एक बहुत शानदार खबर है। वो ये है कि C-295 भारतीय एयरफोर्स का जो नया एयरक्राफ्ट है उसका निर्माण अब भारत में होगा। ये परिवहन विमान है, मतलब कि ये विमान ऐसा है जिसको कि भारतीय वायुसेना इस्तेमाल करेगी सैनिकों को यहां से वहां ले जाने के लिए, सामान यहां से वहां ढोने के लिए। इसकी क्षमता 5 से 10 टन की होगी। ये पहला ऐसा विमान है जो भारत में निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर में बनेगा। अभी तक भारत में जो भी विमान बनते थे वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए जाते थे, HAL द्वारा, लेकिन ये पहली बार है कि भारत में एक निजी क्षेत्र में विमान बनने जा रहा है। ये एयरबस, जो कि फ्रांस, यूरोप की कंपनी है, वो टाटा के साथ मिलकर के इसका उत्पादन करेंगे और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आगे जाकर के हम देखेंगे, क्योंकि अगर एक बार ऐसे किसी प्रोजेक्ट की देश में शुरुआत हुई, उसके बाद नई तकनीक वहां पे आती है और इसी प्लांट को बड़ा करके और अलग तरीके के विमान भी बनाए जा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, प्रधानमंत्री ने हाल ही में इसका उद्घाटन किया। वडोदरा में ये पूरा प्लांट बनाया जाएगा, जहां पे
भारत में जैसा मैंने बताया निजी क्षेत्र में पहली बार किसी विमान को बनाया जाएगा। ये टाटा और एयरबस ने मिल करके ये पूरा प्रोजेक्ट लगाया है। ये निजी कंपनी द्वारा भारत में पहली बार एक सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा ये जो C295 विमान है पहली बार यूरोप के बाहर निर्मित होंगे। ये अभी तक ये यूरोप में ही निर्मित होते थे। ये कोई फाइटर प्लेन नहीं है तो युद्ध में इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए युद्ध की परिस्थिति में केवल फाइटर प्लेन का इस्तेमाल नहीं होता। जितने महत्वपूर्ण फाइटर प्लेन है उतने ही महत्वपूर्ण ये परिवहन जहाज भी होते हैं, क्योंकि युद्ध की परिस्थिति में जब आपको बहुत भारी सामान यहां से वहां ले जाना होता है, जब आपको बहुत सारे सैनिक एक जगह से दूसरी जगह ले जाने होते हैं, तब ये विमान बहुत ज्यादा कारगर साबित होते हैं। भारतीय वायुसेना को इस विमान को बनाने के लिए अब कहीं और किसी और देश में नहीं जाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा, भारतीय वायुसेना इससे पहले भी बहुत सारे परिवहन विमानों का इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब क्योंकि ये विमान भारत में ही बनेगा तो इसके बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। पहला, जब आप विमान या कोई भी ऐसा हथियार अपने ही देश में बनाएंगे तो उसको आप अपनी सेना की जितनी भी जरूरतें हैं उसके हिसाब से ढाल सकते हैं। उसका भार, उसको बनाने का तरीका, कब तक वो बनेगा, ये सब कुछ आप अपनी तरफ से उसको ढाल सकते हैं और ये आगे जाकर के बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। जैसा आपको पता होगा, सितंबर 2021 में भारत ने वायुसेना के पुराने जो विमान थे एवरो 748 उसको बदलने के लिए भारत ने और विमानों की तरफ अपनी नजर बढ़ाई और वहां पे एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 इस तरह के विमान C295 का एक पूरा समझौता था जिस पर हस्ताक्षर किए गए। लगभग 22,000 करोड़ रुपए की जो रकम है इसका ये समझौता होगा। तो पहले 56 विमान वायुसेना को दिए जाएंगे और इसके बाद एक बार ये पूरा का पूरा प्लान जब अच्छे से बन जाता है तो भारत इसको और देशों में भी बेचने का प्लान करता है। एयरबस 4 साल के भीतर इसके जो अपने पूरे विमान हैं इसको पूरा सेटअप करेगा भारत में। पहले 16 विमान उपलब्ध कराए जाएंगे, उसके बाद 40 विमानों का निर्माण भारत में दोनों कंपनियों के बीच में मिल करके होगा। तो याद रखिएगा, अभी जो एयरबस की जो पूरी की पूरी बड़ी फैक्ट्री है वो स्पेन में है, तो स्पेन से ही वो 16 विमान बनाकर भारत लेकर आएंगे और जो उसके बाद के बाकी 40 विमान हैं वो भारत में बनाए जाएंगे। ये जो प्लांट है उसके तहत ये 16 फ्लाईअवे विमान मतलब कि इस परिस्थिति में कि वो आए और बस वो तैयार है उड़ने के लिए। 16 जैसा कि हमने कहा विमान सितंबर 2023 से अगस्त 2025 तक भारत को उपलब्ध कराए जाएंगे और उसके बाद मेड इन इंडिया विमान यहां पे बनने शुरू होंगे, जब पहला विमान सितंबर 2026 तक बनने की उम्मीद है और बाकी सारे के सारे विमान अगस्त 2031 तक बना लिए जाएंगे। ये बहुत बड़ा मौका है भारत के लिए, क्योंकि इससे भारत की पहली बार वायुसेना की जितनी भी जरूरतें हैं उनको भारत में ही हम पूरा कर सकते हैं। दूसरा, इससे मदद मिलेगी कि भारत आगे जाकर के और देशों में भी ऐसा सामान और ऐसे विमान बना करके बेच सकता है। तीसरा, इससे बहुत सारी नौकरियां भारत में ही पैदा होंगी और जब इस तरह के 1 या 2 प्रोजेक्ट लगते हैं तो इसकी देखा देखी और कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप देखेंगे कि देश में लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण खबर है। ये जो विमान है इस समय जिसकी क्षमता 5 से 10 टन है और 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसको टेक ऑफ करने के लिए और इसको लैंडिंग करने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा एक रनवे नहीं चाहिए, जो कि वायुसेना को हमेशा पसंद आता है, क्योंकि वायुसेना को ऐसे इलाकों में विमान को लैंड करना होता है या ऐसे जगहों पर विमान से टेक ऑफ करना होता है जहां पर शायद उनको इतना लंबा रनवे नहीं मिलता है। इसके अलावा एक और खासियत इस विमान की यह है कि अगर आप विमान का स्ट्रक्चर देखें तो विमान जिस तरफ खत्म होता है, जो टेल बोलते हैं, वहां से ओपन होता है। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, अगर ऐसा है विमान, यहां पे अगर मानिए शुरुआत है तो ये जो आखिर में इसका एक पूरा दरवाजा खुलता है और आप अच्छे से आराम से इसकी लोडिंग यहां से कर सकते हैं। तो अगर आपको बड़ी बड़ी मशीनें, टैंक जैसे कि आपको रखने हैं तो लोडिंग यहां पे आराम से हो सकती है। अभी तक जो भारतीय वायुसेना विमान यूज करते आ रही है, परिवहन विमान, उनकी लोडिंग साइड से होती है जो इतनी ज्यादा कारगर नहीं मानी जाती है। तो इसीलिए ये विमान और तकनीक में बेहतर है अभी तक जो विमान है उनसे। ये सभी 56 विमान भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाएंगे।
जब भी देखिए कोई विमान बनता है तो उस विमान का ढांचा अलग बनता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जो इक्विपमेंट होते हैं, जो मशीनें होती हैं वो अलग होती हैं। तो इसीलिए बहुत सारी कंपनियां मिलकर के यहाँ पे काम करती हैं। एयरबस और टाटा वो मेन कंपनी है जो पूरा ढांचा बनाएंगी। इसके अलावा उसके अंदर का जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है उसके लिए भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसी जो कंपनियां हैं वो इस पर काम करेंगी। ये जो पूरा विमान बनाया जाएगा, ये जो एयरबेस स्पेन में काम करती है उसका 96% भाग वडोदरा के निर्माण इकाई में किया जाएगा। जैसा हमने कहा अभी तक इनकी जो पूरी फैक्ट्री है वो स्पेन में है, अब जो विमान बनाया जाएगा लगभग 96% जो उसका हिस्सा है वो भारत में ही उसका निर्माण किया जाएगा। और इसके अलावा C-295 कई और देशों में भी इस्तेमाल हो रहा है। ये अलग अलग जगह पर, जैसे मैंने कहा, शॉर्ट टेक ऑफ में सक्षम है। ये केवल 2200 फीट लंबी अगर हवाई पट्टी है उससे भी ये उड़ सकता है। इसके अलावा ये अलग अलग जगह पर इस्तेमाल हो सकता है, अलग तरीके के मिशन में। बहुत ऊंची जगह पर अगर आपको लैंडिंग करनी हो, कोई विशेष मिशन हो, यही नहीं किसी आपदा में आपको लोगों को बस बचाना हो, समुद्री गश्त लगाना हो, ऊपर से आपको देखना हो कि भाई नीचे के इलाके में क्या हो रहा है, नजर रखनी है, उन हर चीज के लिए ये विमान एकदम सक्षम है। तो ये थी इस सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण 5 खबरें अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इस सेशन के बाद कई सारी नई जानकारी मिली होगी। जैसा कि आपको पता है हर बुधवार रात 8 बजे हम लेकर के आते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध की सीरीज हम आप लोगों के लिए। अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाइए। और इसके अलावा जितने भी आपके और दोस्त हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी इसे शेयर कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन कौन से और विषयों पर, कौन कौन से और मुद्दों पर ये वीडियो देखना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।